प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास मॉडल तथा पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था के संतुलन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने COP28 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के पुनर्निर्धारण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निकाय ने मोटे अनाज के लिए भारत के वैश्विक मानकों के प्रस्ताव का समर्थन किया। नागालैंड में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव शुरू और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रायपुर में खेला जा रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस को संबोधित करते हुए आज कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सतत विकास और G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को परिलक्षित किया। उन्होंने इन मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के तौर पर भारत का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज COP28 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनर्निर्धारण करना है। उन्होंने इस विषय पर ग्रीन क्रेडिट पहल के आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने वर्तमान कार्बन क्रेडिट प्रणाली की सीमाओं का उल्लेख किया और कहा कि ये वैश्विक हितों से प्रेरित है और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। इससे ग्रीन क्रेडिट की नई अवधारणा का रास्ता बनेगा। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की एक उच्च स्तरीय आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि हम समग्र रूप से नई अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ये ग्रीन क्रेडिट की बुनियाद है। ग्रीन क्रेडिट पहल सतत भविष्य की दिशा में पृथ्वी के अनुकूल अति सक्रिय और सकारात्मक कदम है। श्री मोदी ने प्रकृति रक्षति रक्षितः का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण उसकी रक्षा करेगा जो पर्यावरण की रक्षा करेगा। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट पोर्टल को महत्वपूर्ण बताया। इसमें वृक्षारोपण और पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा होगा। ग्रीन क्रेडिट पहल को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला और विश्व नेताओं ने अपना उत्साह दिखाते हुए इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इस पहल की सराहना की। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति ने पहल को अपने देश के सतत वन प्रबंधन की पहल के अनुरूप बताया। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने श्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विश्व नेताओं को भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु न्याय, जलवायु वित्त और ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का निरंतर समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों पर बल देते हुए कहा कि मानवता के कल्याण के लिए इस मुद्दे पर सभी के हित और सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य 11 वर्ष पहले और गैर खनिज ईंधन का लक्ष्य 9 वर्ष पहले प्राप्त कर लेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान भारत स्वीडन उद्योग स्थानांतरण भागीदारी की शुरुआत की। इस पहल को सतत और हरित औद्योगिक क्रांति की दिशा में बढ़ाने के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन (LEAD-ID) के अंतर्गत शुरू किया गया। COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संबंधित निवेश संस्था अल्टेरा को आज $30 अरब देने की घोषणा की। इसके साथ ही जलवायु कार्रवाई के लिए समर्पित निजी संस्था अल्टेरा सबसे बड़ा संस्थान बन गई है। ये संस्था वर्ष 2030 तक $250 अरब का निवेश करेगी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) ने मोटे अनाज पर भारत के मानकों की प्रशंसा की है। इटली की राजधानी रोम में आयोजित अपने 46वें सत्र के दौरान मोटे अनाज के लिए वैश्विक मानकों के विकास के भारत के प्रस्ताव को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। CAC द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद इस परियोजना के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और मसौदा मानकों के विकास पर अब भारत द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल को बधाई दी और कहा कि भारत ने मोटे अनाज को आम आदमी की पसंद बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हम हैं आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ढंग। हम हैं समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जुड़िए भारतीय वायुसेना के संग। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में आज बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस समारोह में परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है, जो अपने साहस और शौर्य से देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखता है। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर कुल 32 पदक और वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय जीएमसी नागपुर जैसे संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नए अवसरों को तलाशना चाहिए। राष्ट्रपति ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा केंद्र आसानी से सुलभ होने चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नागपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के प्लैटिनम जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने आयुर्वेद के विकास और वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि केरल का आयुर्वेद पर्यटन न केवल कल्याण को बढ़ावा देता है, बल्कि राज्य की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर तक हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। चेन्नई में आज एक कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार युवा कुशल प्रतिभाओं को मीडिया प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्री मुरुगन ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत देश न केवल निर्यात में बल्कि आत्मनिर्भरता में सुधार करने में सक्षम हुआ है।
पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के महत्वपूर्ण 24वें हॉर्नबिल महोत्सव का आज शाम नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुभारंभ हुआ। इस वर्ष के महोत्सव के लिए अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश हैं और असम भागीदार राज्य है। एक रिपोर्ट। नागालैंड के राज्यपाल और मुख्य आयोजक ला गणेशन तथा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पारंपरिक तौर पर गोंग बजाकर हॉर्नबिल महोत्सव शुरू होने की आधिकारिक घोषणा की। पूरे देश से आए आगंतुकों और पर्यटकों का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव में पारंपरिकता के साथ आधुनिकता को भी अपनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव नागा लोगों की एकता, विविधता और समरसता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने साझेदार देशों अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया के साथ ही साझेदार राज्य असम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे संबंध सुदृढ़ होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। उद्घाटन समारोह में नागा लोगों की शानदार संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। इस 10 दिन के समारोह में हॉर्नबिल संगीत महोत्सव, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय खेल शामिल हैं। कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा को महाराष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नागरिकों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पर चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। लाभार्थी अपने अनुभव कुछ इस तरह साझा कर रहे हैं। मेरा नाम कमल नितिन कदम, धर्मापुरी तालुका, जिला परभनी। उज्ज्वला गैस की लाभार्थी। पहले चूल्हे में काम करना पड़ता था। वो चूल्हे में लकड़ी डालना, धुआं होना, आँख में जाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। अब खाना पकाना उससे टाइम नहीं लगता। अब 1-2 तास में मेरा काम हो जाता है। मैं सोमनाथ मध्य बिल्डा गांव का सरपंच। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरे गांव में आई है। आज गांव के सभी लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिली है। कल्याणकारी योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं समरजीत ठाकुर, छत्रपति संभाजीनगर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को की जाएगी। मिजोरम में कुल 80.66% मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में मतदान 76.31% हुआ। मध्य प्रदेश में लगभग 77.15% वोट डाले गए। राजस्थान में 74.62% मतदान दर्ज किया गया और तेलंगाना में 71.21% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अटल दुल्लू ने आज राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला। श्री दुल्लू 1989 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 175 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ओवर में बिना कोई विकेट खोए 11 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि दिसंबर 2023 से फरवरी 24 तक आगामी सर्दियों के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास मॉडल तथा पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था के संतुलन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने COP28 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के पुनर्निर्धारण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 दिसंबर को होगी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निकाय ने मोटे अनाज के लिए भारत के वैश्विक मानकों के प्रस्ताव का समर्थन किया और नागालैंड में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।